अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग इसमें सीखेंगे कि एटम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। उसके बाद हमारे पास आगे है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में सीखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कितनी हैं और कुछ उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा मॉलिक्यूल्स का और एटम का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो एटम जो है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखें कि व्हाट इज़ एटम। एटम को जब हम पढ़ेंगे तो इसी को एटॉमिक लेवल का नाम देते हैं। एटम का मतलब है कि दुनिया में जितना भी लिविंग मैटर है, जिंदा मटेरियल है, जिंदा मवाद है, वो सारे का सारा मैटर जो है कुछ ख़ास किस्म के, स्पेसिफिक किस्म के यूनिट से मिलके बनता है। और उन्हीं यूनिट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एटम का। वैसे तो आप लोग एटम की डेफिनेशन एक और भी पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम लोग, इतना छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग मजीद तोड़ के छोटा नहीं कर सकते, उसको एटम बोलते हैं। लेकिन हम लोग बायोलॉजी के अंदर एटम की डेफिनेशन ये करते हैं कि तमाम लिविंग मैटर जो है वो जितने छोटे किस्म के यूनिट से मिलकर बनता है, उन यूनिट्स को क्या नाम देते हैं, एटम का नाम देते हैं। अब एटम जो है मजीद अपने से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल्स को नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एटम जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है उनको नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो आपको पता है कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद है प्रोटॉन्स और उसके बाद हमारे पास होंगे न्यूट्रॉन्स। ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये आप किस में डिस्कस करते हैं, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के अंदर। उससे आगे हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स डू नॉट रिमेन आइसोलेटेड। एलिमेंट्स जो हैं कभी भी अलहदा अकेले नहीं रह सकते। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी ना किसी चीज़ के साथ क्या करते हैं, अपने आप को बॉन्ड करवाते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपनी बॉन्डिंग करवाते हैं। और वो बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है, या तो वो बॉन्डिंग होगी आयनिक बॉन्डिंग, या हम लोग उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। इन दोनों में से कोई बॉन्डिंग होगी। और बॉन्डिंग के ज़रिए से जब एलिमेंट्स मिलेंगे और वहाँ पे एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने से जो आपके पास नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देंगे। दोबारा सुने कि जो एलिमेंट्स बॉन्डिंग के ज़रिए से आपस में मिलते हैं, कौन सी बॉन्डिंग, आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए से। और बॉन्डिंग करके जब आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर नए कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी कुछ टाइप्स हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास जो है वैरायटी की, जितनी ज़्यादा टाइप्स की आपके पास बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा टाइप्स की बॉन्डिंग होगी, उतनी ही ग्रेट वैरायटी के अंदर, उतनी ही ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपके पास टाइप्स आएंगी किसकी, मॉलिक्यूल्स की। ये बात यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी ज़्यादा किस्म की बॉन्डिंग की टाइप्स पाई जाएंगी, अपने आप को जितने मॉलिक्यूल जो हैं जितने ज़्यादा तरतीब के साथ, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग की टाइप्स के साथ रेंज देते हैं, तरतीब देते हैं, उतनी ही ज़्यादा टाइप्स के आपके पास क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। और वही टाइप्स जो हैं बॉन्डिंग के चेंज होने से जितनी टाइप्स बनेंगी, यहाँ पे हम लोग उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास जो टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, एक हमारे पास होगी माइक्रो मॉलिक्यूल्स की टाइप, दूसरी हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की टाइप, नंबर 3 पे हमारे पास है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और नंबर 4 पे लास्ट पे हमारे पास है
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। चार टाइप्स हमारे पास। सबसे पहले मैंने लिखा माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरे नंबर पे मैक्रोमोलिक्यूल्स, थर्ड पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फोर्थ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो का वर्ड जहां पे भी पढ़ते हैं इसका मतलब है किसी चीज को हम लोग कम मिकदार में डिस्कस करेंगे। माइक्रो का मतलब छोटा या कम। तो वो वाले मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मोलिक्यूलर वेट, विच हैव लो मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो कम होगा, उनको हम लोग क्या नाम देंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स का। और इसके बिल्कुल उलट अगर आप लोग लिख दें, मैक्रो का मतलब ज्यादा हाई है, तो यहां पे हम लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनको हम लोग क्या नाम देंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। अब नंबर थर्ड पे 3 पे हमारे पास है वो वाले मॉलिक्यूल्स विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और साथ ही साथ हाइड्रोजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में इकट्ठे पाए जाएंगे, टुगेदर पाए जाएंगे, देन दोज मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर जो है नहीं पाए जाते, दोज मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे ना पाए जाएं, या अगर कार्बन मौजूद है तो हाइड्रोजन जो है एब्सेंट होगा, या अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो कार्बन एब्सेंट होगा, दोनों इकट्ठे नहीं पाए जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स में लिखा कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल से आपको मजीद पता चल जाएगा। हमारे पास जो वाटर है वो भी क्या है? एग्जांपल है माइक्रोमोलिक्यूल्स की। उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी किसकी एग्जांपल है? माइक्रोमोलिक्यूल्स की। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा वाले के अंदर हम लोग नाम लिखेंगे आपके पास स्टार्च, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास है लिपिड्स, ETC, इनका भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का अंदर नाम आता है क्योंकि इनका भी मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में मैंने बताया था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हो उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसी एग्जांपल है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे? जी बिल्कुल। आपके पास ग्लूकोज है, हमारे पास बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ETC, और भी बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक पे लिखी होंगी, लेकिन मेन सिर्फ इसको समझने के लिए मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे एग्जांपल लिखनी है। अब आप ग्लूकोज को देख लें। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसमें कार्बन भी पाई जा रही है और हाइड्रोजन भी पाया जा रहा है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाएंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें या तो कार्बन या हाइड्रोजन दोनों में से एक मिसिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इनकी एग्जाम्पल जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऊपर वाली भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद वाटर जो है ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब एक बात आप लोगों ने टॉपिक एंड पे याद रखनी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स। ये लिखने का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा
इन्हीं मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, सिवाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ना होने के बराबर पाए जाते हैं, और ये इतने कम पाए जाते हैं कि इनको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये हमारी बॉडी में पाया जरूर जाएगा लेकिन बहुत कम, इसलिए बाहर से भी इनटेक करना पड़ता है। लेकिन इन सब मॉलिक्यूल्स के मिलने से हमारी बॉडी बनती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी। तो हम लोग पीछे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल जो है उसको पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल से अगला लेवल जो है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग सेल की डेफिनेशन से। सेल की डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज सेल। तो सेल जो है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ आर कॉल्ड सेल्स। यानी कि हमारे लाइफ का वो वाला हिस्सा, वो वाले यूनिट्स जो हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर भी देते हैं, हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को बनाते भी हैं और उसके सारे काम भी करते हैं, ऐसे यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, एक रूम को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस घर का, उस रूम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो ईंटें हैं। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक पूरा घर, एक रूम बन जाता है। इसी तरह छोटे छोटे सेल्स के मिलने से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, और हमारी पूरी बॉडी के जो काम है वो भी कौन सरंजाम देता है? सेल्स सरंजाम देते हैं। अब वो जो सेल्स हैं, उन सेल्स की वजह से ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम लोग 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उन सेल्स की वजह से ऑर्गेनिज्म को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की टाइप आती है सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2 पे जो टाइप आएगी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और नंबर 3 पे हमारे पास जो टाइप है ऑर्गेनिजम्स की वो है यूकैरियोट्स। और नंबर 4 पे हमारे पास है प्रोकैरियोट्स। ये 4 टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की, जो किन की वजह से बनती हैं? सेल्स की वजह से। अब पहली टाइप जो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में यूनि का मतलब है सिंगल, वन, सेलुलर का मतलब टू हैव सेल, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल भी लिख सकते हैं या फिर सिंगल सेल भी लिख सकते हैं। ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं, एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मोर देन वन सेल, या फिर आप लोग लिखेंगे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हों, उनको हम लोग मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा या फिर थाउजेंड्स, मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स लिखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएंगे? वायरसेस। उसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप है? बैक्टीरिया। उसके बाद सम टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, तो मेजर एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख ली, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट। ये जो है एक सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए हमने इनका नाम यूनिसेलुलर में लिख दिया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आएंगे, हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, उसके बाद हमारे पास फंजाई, ETC। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है? मल्टीसेलुलर। चूंकि ये एक से ज़्यादा यानी कि मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल से, लाखों, अरबों, करोड़ों सेल से मिलकर बने होते हैं, इससे इनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। उसके बाद यूकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के मिलने से बनते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में फ़र्क क्या है? ऐसे सेल्स जिनके अंदर आप लोग लिखेंगे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाए,
डिस्टिंक्ट की जगह पे हम लोग प्रोमिनेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट और प्रोमिनेंट दोनों का मतलब है वाजिया। ऐसे सेल्स जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस पाया जाता है, वाजिया न्यूक्लियस नजर आता है, उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिन जानदारों में पाया जाता है उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। और इसके बिल्कुल उलट जो है हम लोग इधर लिखेंगे प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनके अंदर डू नॉट हैव प्रोमिनेंट या डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके अंदर वाजिया न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के मिलने से जो जानवर बनते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब ये जो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे पास यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस, यूकैरियोट्स में नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाई जाती हैं। और सारी की सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड पाई जाती हैं। सारी की सारी ऑर्गेनेलिस जो है वो कौन सी पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड पाई जाती हैं। और उसके बाद जो दूसरी टाइप है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जो है इनके अंदर ऑर्गेनेलिस जो है बिल्कुल क्या पाई जाएंगी, लिमिटेड नंबर में पाई जाती हैं। कहने का मतलब कि यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलिस की तादाद और वैरायटी ज़्यादा होगी और प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलिस की तादाद और वैरायटी बहुत कम होगी। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं वो सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं पाई जाती। इसके अंदर पाए जाने वाली जो ऑर्गेनेलिस हैं उनके एग्जाम्पल में आप लोग राइबोसोम का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। उसके बाद आप लोग न्यूक्लियोलस का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके गिर्द भी कोई बाउंड्री, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। उसके बाद इधर जो यूकैरियोट्स हैं हमारे पास, इनकी एग्जाम्पल जो है मैं इधर लिख देता हूँ इस वाली जगह पे। तो यूकैरियोट्स की जो एग्जांपल है वो यहाँ पे लिख रहे हैं ऑर्गेनेलिस की, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईटीसी। ये सारी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस के नाम है ये मैंने इधर लिख दिया एग्जाम्पल में। और ये कहाँ पाई जाएंगी, हमेशा यूकैरियोटिक सेल के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर। अब ये सारे का सारा जो था हमारे पास सेलुलर लेवल था यहाँ तक। उससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेली लेवल। व्हाट आर ऑर्गेनेलिस? ऑर्गेनेलिस की सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो देखनी पड़ेगी कि व्हाट आर ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस हमारे पास जो पीछे हमने पढ़े हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, जब इनकी डिफरेंट एंड एनर्मस टाइप्स, जब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा कसीर, ज़्यादा तादाद में माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं किस तरीके से, एक ख़ास तरीके से, पार्टिकुलर वे के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ जुड़ते हैं। तो इनके जुड़ने से वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स न्यू बनते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। दोबारा सुने कि व्हाट आर ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि हमारे पास जो माइक्रोमोलिक्यूल थे, मैक्रोमोलिक्यूल थे, जब वो माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स की एनर्मस, बहुत ज़्यादा तादाद और डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ वैरायटीज़ आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से जो नए स्ट्रक्चर, नई चीज़ें बनती हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के मिलने से जो नए स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हीं नए स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। अब वो जो ऑर्गेनेलिस हैं उनकी ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल जो है मैं इधर लिख देता हूँ। पीछे भी हमने नाम पढ़ लिए, फिर से लिख रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनेली में नाम है
राइबोसोम, उसके बाद हमारे पास नाम है लाइसोसोम ETC। किसी भी ऑर्गेनेली का नाम आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब उसके बाद है कि ऑर्गेनेलीज जो हैं इनके अंदर एक ख़ास करैक्टर पाया जाता है, उस करैक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर का नाम देते हैं। जैसे मैंने उर्दू में भी इसका मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब तकसीम, लेबर का मतलब काम। तो काम की तकसीम सेल के अंदर जो है, मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखना चाहूँगा कि दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनेलीज जो हैं दीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सब सेलुलर, सेल से छोटी हैं और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे पाई जाती हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है, इसको आप लोग इस तरह समझेंगे कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कपड़ा जो है वहाँ पे बन रहा है और कपड़ा बनने वाले खाते के अंदर, उस यूनिट के अंदर बहुत सारी लेबर काम कर रही होती है, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अब हर एक वर्कर का काम अपना अलग है, कोई उसकी स्टिचिंग कर रहा होगा, ठीक है, उसकी सिलाई कर रहा होगा, कुछ उस कपड़े को कलर दे रहा होगा, डाई कर रहा होगा, कुछ उसको वॉश कर रहा होगा, कुछ उसको धो रहे होंगे और कुछ जो है उसके धागे जो है वो काट। यानी कि कहने का मतलब है कि सेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही सेटअप है कि सेल के अंदर जितनी टाइप्स की ऑर्गेनेलीज हैं, हर ऑर्गेनेली का अपना अलहदा से फंक्शन है, किसी दूसरे से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि ईच ऑर्गेनेली has its own specific function। ये डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन है कि हर ऑर्गेनेली जो है इसका अपना मखसूस काम होता है, किसी दूसरे के साथ मिलता जुलता काम बिल्कुल नहीं करती। जैसे हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ऊपर लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है सेलुलर रेस्पायरेशन करवाना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने नाम लिखा है एग्जाम्पल में राइबोसोम्स का, और राइबोसोम जो है इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटीन तैयार करवाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक और दो ऑर्गेनेलीज के मैंने नाम लिखे हैं और दोनों का काम ही क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। दिस करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इस खासियत को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और एक बात लास्ट पे याद रखें कि फंक्शन ऑफ सेल इज accomplished by these structures। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि एक सेल जो है, इस लाइन का मतलब है कि एक सेल जो है जिस भी तरह का, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी ऑर्गेनेलीज कर तो अपना अपना काम रही हैं, हर ऑर्गेनेली का अपना काम है, लेकिन वो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर किसका काम कर रही हैं, सेल का काम कर रही हैं। तो ये लाइन मैंने जॉइंट पे लिखी है, फंक्शन ऑफ अ सेल इज अकॉम्प्लिश्ड बाय दीज स्ट्रक्चर्स दीज ऑर्गेनेलीज। तो ये ऑर्गेनेलीज जो मिलकर किसका काम करती हैं, सेल का। सेल का काम किससे जुड़ा होता है, अकॉम्प्लिश होता है, कंप्लीट होता है, किसकी वजह से, ऑर्गेनेलीज की वजह से। जैसे एक फैक्ट्री की मैंने एग्जांपल दी, उसके अंदर कपड़ा जो है तैयार करने का यूनिट है, खाता है, उसमें हर बंदा अपना अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन सारे मिलकर किसका काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का। इसी तरह सारी ऑर्गेनेलीज डिफरेंट काम जितना मर्जी कर लें, लेकिन सारे किसका मिलकर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनेलीज का। ये थे हमारे 2-3 लेवल आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से। इसके अंदर किसी को भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।